दुनिया खत्म हो रही है, कम से कम उन लोगों के लिए जो तैयार नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 12 मंदी रिसेशंस देखी हैं। 12 बार बाजार गिरा, लोग डरे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। इन हर एक मंदी के बाद मैं पहले से ज्यादा अमीर बनकर निकला। इसका कारण कोई किस्मत नहीं थी और ना ही मेरे पास कोई अंदर की खबर थी। मैंने बस एक ऐसी चीज बहुत पहले समझ ली थी जिसे समझने में लोगों को दशकों लग जाते हैं, अगर वो कभी समझ पाए तो। एक मंदी आपके साथ होती नहीं है, वो आपके लिए होती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप तैयार हों। आज लोग न्यूज़ देख रहे हैं, अपनी नौकरी, अपने किराए और क्रेडिट कार्ड के ब्याज दर को लेकर परेशान हैं। जब वो इन छोटी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पैटर्न को दोहराते हुए देखा है। मंदी में सबसे ज्यादा चोट उन्हें नहीं लगती जो इसे आता हुआ देखकर इग्नोर कर देते हैं, बल्कि उन्हें लगती है जो गलत चीजों की तरफ देख रहे होते हैं। याद कीजिए 2008 का वो साल, जब पूरी दुनिया पैनिक मोड में थी, बैंक डूब रहे थे, लोग सड़कों पर आ रहे थे। तब मैं व्यस्त था। मैंने उस क्रैश के दौरान बाजार में $15 बिलियन से ज्यादा लगाए। डर के बावजूद नहीं, बल्कि उस डर की वजह से। लोग मुझसे पूछते हैं कि जब सब बिखर रहा था तब मैं इतना शांत कैसे था। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, मैंने तूफान आने से पहले तैयारी की थी। वेल्थ बनाना एक खेल की तरह है जिसके नियम बहुत साफ हैं, लेकिन हमें कभी वो नियम सिखाए ही नहीं गए। हम बस मेहनत करते हैं, खुलकर खर्च करते हैं और डर में जीते हैं। ये वेल्थ बनाना नहीं है, ये एक ट्रेडमिल है, और जब मंदी आती है ट्रेडमिल रुक जाती है। जो लोग खेल समझते हैं वो उस ट्रेडमिल पर थे ही नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो अर्थव्यवस्था रुकने पर भी नहीं रुकता। मैं आपको वो 5 प्रिंसिपल्स बताना चाहता हूं जिन्होंने मुझे हर मुश्किल वक्त से निकाला है। इनके लिए कोई फाइनेंस डिग्री नहीं चाहिए, बस खुद से ईमानदारी चाहिए। क्या आपने कभी 2 ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इनकम और बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन उनका अंजाम बिल्कुल अलग हो? मैंने अपनी जिंदगी में 2 ऐसे ही लोगों को देखा है। एक इंसान जैसे ही सैलरी बढ़ती है अपना लाइफस्टाइल बड़ा कर लेता है, बेहतर कार, बड़ा घर, महंगे डिनर और महंगी छुट्टियां। बाहर से वो कामयाब दिखता है। दूसरा इंसान वही पुराना लाइफस्टाइल जीता है और बाकी पैसे चुपचाप कहीं साइड में रख देता है। जब तक इकोनॉमी अच्छी चलती है दोनों ठीक लगते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है पहला इंसान पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसके खर्चे उसकी पुरानी इनकम के बराबर हो चुके हैं। उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। वो पानी के अंदर डूबने लगता है और पानी का स्तर बढ़ता ही जाता है। दूसरी तरफ वो महिला बिल्कुल शांत है। वो उन कंपनियों और रियल एस्टेट को ढूंढ रही है जो अब सस्ते मिल रहे हैं। वो एक्ट करने की पोजीशन में है जब बाकी सब सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लाइफस्टाइल वेल्थ नहीं है, लाइफस्टाइल एक खर्च है। जितना ज्यादा आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आप कमजोर होते जाओगे जब हालात बदलेंगे, और हालात हमेशा बदलते हैं। ये कोई निराशावाद नहीं है, ये इतिहास है। मैंने अपना पूरा करियर कैश तैयार रखा है, इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं था उसका क्या करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उस पल का इंतजार कर रहा था जब कोई मजबूर इंसान अपनी कीमती चीज कौड़ी के दाम बेचने को तैयार हो जाए। हर मंदी में वो पल आता है। याद रखिए, कैश और सब्र वाला इन्वेस्टर हमेशा उन लोगों से आगे निकल जाएगा जिनके पास सिर्फ बड़े आइडियाज हैं पर मौका आने पर पैसे नहीं। लिक्विडिटी सिर्फ एक फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, ये दिमागी हालत है। जब आपके पास कैश कुशन होता है तब आपका दिमाग साफ होता है। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और मौकों को देखना शुरू कर देते हैं। मंदी में साफ सोच की कीमत किसी भी स्टॉक टिप या प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? वो नंबर आपको बताएगा कि आप कितना रिस्क लेकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं कर्ज की। डेट यानी कर्ज स्क्रीन पर दिखने वाला कोई बैलेंस नहीं है। डेट आपके भविष्य से चुराया हुआ वक्त है। जो हर एक रुपया आप पर उधार है वो आप पहले ही खर्च कर चुके हैं। आपने उसे अभी कमाया नहीं है, लेकिन आप उसे उड़ा चुके हैं।
मैंने देखा है कि लोग अक्सर इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने एक बार में बहुत बड़ा कर्ज ले लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्ज की कीमत चुपचाप पीछे कंपाउंड होती रहती है। सोचिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड पर $4000 लिए हैं 22% ब्याज पर, तो उसे चुकाते चुकाते आप $8500 से ज्यादा दे देंगे। वो पैसा सिर्फ खर्च नहीं हुआ, वो आपके फ्यूचर से चोरी हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ बिल्डर है, लेकिन कर्ज के साथ ये आपके खिलाफ उतनी ही तेजी से काम करता है। जब मंदी आती है, इनकम गिर जाती है, लेकिन कर्ज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी रफ्तार से बढ़ता रहता है। इसीलिए लोग मंदी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। जो लोग मंदी से जीत कर निकलते हैं, वो होते हैं जो कम बोझ लेकर अंदर गए थे। कम कर्ज का मतलब है ज्यादा आजादी और बेहतर फैसले लेने की क्षमता। लेकिन एक और समस्या है जो कर्ज से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दिखती नहीं। इसे मैं कहता हूं कंजम्पशन आइडेंटिटी। लोग धीरे धीरे वही बन जाते हैं जो वो खरीदते हैं। उनकी कार, उनका फोन, उनके कपड़े, ये सब उनकी पहचान बन जाते हैं। और एक बार ऐसा हो गया तो खर्चे कम करना फाइनेंशियल समझदारी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप खुद को खो रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर 1 रुपया भी नहीं बचा पाते, क्योंकि उनका हर रुपया उनकी एक नकली इमेज को बनाए रखने में चला जाता है। एडवर्टाइजिंग आपको प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो आपको बेलोंगिंग बेचती है। वो कहती है ये खरीदो और आप ऐसे इंसान बन जाओगे। सबसे अमीर लोग जिन्हें मैं जानता हूं, वो अपनी चीजों से अपनी पहचान नहीं बनाते। उनकी पहचान उनके प्रिंसिपल्स और उनके सब्र से होती है। मैं 1958 से उसी घर में रह रहा हूं जिसे मैंने $31,500 में खरीदा था। मैं एक साधारण कार चलाता हूं और मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट करता हूं। कुछ लोग इसे अजीब समझते हैं, लेकिन मैं इसे आजादी समझता हूं। जब आपका सेल्फ वर्थ आपके खर्चों से जुड़ा नहीं होता, तो मंदी या मार्केट क्रैश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप शांत रहते हैं और खेल में बने रहते हैं। अगर कल आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपकी कार, आपका घर, आपकी हर महंगी चीज, तो क्या आप तब भी वही रहेंगे जो आप आज हैं? इस सवाल का जवाब आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में किसी भी स्प्रेडशीट से ज्यादा बताएगा। लोग कहते हैं सेविंग करने के लिए विल पावर चाहिए, लेकिन विल पावर धोखा दे सकती है। थकान और सोशल प्रेशर में विल पावर दम तोड़ देती है। जो लोग सदियों तक वेल्थ बनाते हैं, वो विल पावर पर नहीं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर पर भरोसा करते हैं। वो अपने आसपास का ढांचा ऐसा बनाते हैं कि सही काम करना सबसे आसान काम बन जाए। अगर हर महीने सैलरी आने पर आप उसे अपने बैंक अकाउंट में छोड़ देंगे, तो वो खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे ऑटोमेटिक कर दिया कि सैलरी आते ही एक हिस्सा सेविंग्स में चला जाए, तो आप बचे हुए पैसों में जीना सीख जाएंगे। फैसला एक बार सिस्टम लेवल पर लेना है और फिर वो अपने आप चलता रहेगा। और याद रखिए, आपका सोशल एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। इंसान अपने आसपास के लोगों की नकल करता है। अगर आपके 5 दोस्त सारा पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप भी वही करेंगे। लेकिन अगर वो भविष्य के बारे में सोचते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो आप भी उसी तरफ मुड़ जाएंगे। मेरे लिए मेरे मेंटर्स जैसे बेंजामिन ग्राहम ने यही काम किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि डिसिप्लिन्ड थिंकिंग कैसी होती है। आज के समय में एक और चीज है जो आपका नुकसान कर रही है, अटेंशन इकोनॉमी टैक्स। हर न्यूज चैनल, हर ऐप आपका ध्यान खींचना चाहती है, क्योंकि वही उनका मुनाफा है। और ध्यान खींचने का सबसे तेज तरीका है डर। न्यूज सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, वो उसे डरावना बनाकर दिखाती है ताकि आप देखते रहें। मंदी में हेडलाइंस और भी जोर से चिल्लाएंगी। लोग पैनिक में सेल करेंगे, गुस्से में फैसले लेंगे। मैंने हर मंदी में देखा है कि जो लोग इस शोर पर रिएक्ट करते हैं, वो हमेशा कीमत चुकाते हैं। जब शोर ज्यादा हो तो उसे बंद कर दीजिए। बुनियादी सवाल पूछिए, इस बिजनेस की असली कीमत क्या है? क्या ये समस्या हमेशा रहेगी या ये सिर्फ एक डर है? बाजार शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है जो डर पर चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेटिंग मशीन है जो असली वैल्यू को तौलती है। क्लियर थिंकिंग ही मंदी में आपका सबसे बड़ा एसेट है, कैश से भी ज्यादा कीमती।
क्योंकि हर बड़ा फाइनेंशियल फैसला जो मैंने लिया वो शांति से आया है, न कि लोगों की भीड़ को देखकर। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। 2026 के आने से पहले आपको 4 कदम उठाने होंगे। पहला कदम है अवेयरनेस। देखिए आप कहां खड़े हैं। लोग अक्सर अपनी हालत से मुंह फेर लेते हैं, पर मैंने कभी नहीं देखा कि मुंह फेरने से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो। अपने हर एक खर्च, हर एक कर्ज और इंटरेस्ट रेट की लिस्ट बनाइए। अगर आप 6 महीने तक बिना इनकम के नहीं रह सकते, तो आपकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ एक कैश कुशन बनाना होना चाहिए, क्योंकि डेस्परेशन में कोई साफ नहीं सोच सकता। दूसरा कदम कंट्रोल। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए। उन कर्जों पर हमला कीजिए जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। कंट्रोल का मतलब है कि आपके सिस्टम्स तब भी चलें जब आप थके हुए हों या न्यूज में शोर मच रहा हो। अपनी स्पेंडिंग और सेल्फ वर्थ के बीच के रिश्ते को पहचानिए। तीसरा कदम ग्रोथ। जब मंदी में एसेट्स सस्ते होंगे तो उसे नुकसान नहीं बल्कि सेल की तरह देखिए। एक सस्ता स्टॉक प्राइस बिजनेस की वैल्यू कम नहीं करता, वो सिर्फ बाजार का डर दिखाता है। लेकिन आप तभी खरीद पाएंगे जब आपने तैयारी की होगी, वरना आप बेचने वालों में होंगे और मैं खरीदने वालों में। चौथा कदम फ्रीडम। याद रखिए, पैसा मंजिल नहीं है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मैंने किसी कंपनी में नहीं बल्कि खुद की सोच पर किया है। मैंने पढ़ा, सीखा और समझा कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट कभी नीचे नहीं गया। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जहां मंदी एक खतरा नहीं बल्कि एक मौका लगे। मैं आने वाले वक्त को लेकर परेशान नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि आप भी हों। घबराहट उनके लिए है जिन्होंने तैयारी नहीं की। जो लोग मंदी से अमीर बनकर निकलते हैं वो फैसले मंदी के दौरान नहीं बल्कि उससे पहले के शांत महीनों में लेते हैं। वेल्थ गैप तब नहीं बनती जब बाजार गिरता है। वेल्थ गैप तब बनती है जब कुछ लोग ईमानदारी से अपनी हालत देखते हैं और कुशन बनाना शुरू करते हैं, जब बाकी सब लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे होते हैं। इतिहास गवाह है, जीतने वाले वो नहीं थे जिनकी इनकम सबसे ज्यादा थी, बल्कि वो थे जो शांत रहे और तैयार रहे। आप भी वही इंसान बन सकते हैं। प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं, बस काम आपको शुरू करना है। तैयार रहिए, क्योंकि मौका उन्हीं को मिलता है जो तैयार होते हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं कि आप 2026 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।